very good afternoon, ladies and gentlemen. On the behalf of the entire team of Nagpur Film Festival, it is my honor and privilege to welcome you all at this grand celebration of art, culture, and storytelling. Today marks the beginning of an incredible journey where we bring together the finest cinematic masterpieces, creative minds, and passionate audiences right here in the heart of Nagpur. Now, to officially inaugurate this festival, it's my pleasure to welcome our esteemed guests, Dr. Prashant Bokare ji, Vice Chancellor of RTM Nagpur University, Mr. Rajesh Loya ji, famous chartered accountant and Mahanagar Sanchalak of RSS, Mr. Atul Pandey, film director, Mr. Milind Lele, film director, Mr. Ajay Rajkarne ji from Nagpur Chalchitra Foundation. Lamp is a symbol of knowledge, creativity, and enlightenment, a perfect metaphor for the spirit of cinema. I invite all the dignitaries to light the lamp. दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Let's begin with the felicitation of our honored guests. I request Rahul Lonkar ji to welcome Dr. Prashant Bokare ji. Mr. Drupad Gade ji to welcome Mr. Rajesh Loya ji. Mr. Jay Gala ji to welcome Mr. Atul Pandey ji.
Mr. Shubham Tarekar ji to welcome Milind Lele ji. Mr. Harsh Garkate ji to welcome Mr. Ajay Rajkarne ji. I call upon Mr. Jay Gala ji to give a glimpse of what lies ahead and provide the necessary information of the film festival. हेलो, थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है नागपुर फिल्म फेस्टिवल में। आप सभी का स्वागत है नागपुर फिल्म फेस्टिवल में। ये 2 महीने से जो तैयारी चल रही थी, आप लोग सब लोग देख रहे थे, हमारे साथ कांटेक्ट में थे, और आज वो दिन फाइनली आ गया है कि नागपुर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नागपुर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो नागपुर यूनिवर्सिटी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और इतने बड़े आयोजन करने के लिए हमारा सहयोग किया। पूरे नागपुर चलचित्र फाउंडेशन की टीम की तरफ से मैं तहे दिल से नागपुर यूनिवर्सिटी का और हमारे वाइस चांसलर सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच सर। नागपुर फिल्म फेस्टिवल जो हमने अनाउंस किया था 4 अक्टूबर 2024 को, तो हमें आशा थी कि हम लोग मेहनत तो करेंगे, पर ये विषय हम कहाँ तक, कितनी दूर तक, कितने लोगों तक पहुँचा पाएंगे। तो आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नागपुर फिल्म फेस्टिवल का नाम आज पूरे देश तक हम पहुँचा सके हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ आंकड़े देता हूँ। हमारे पास टोटल 350 फिल्म्स आई हैं। टोटल 350 फिल्म्स में से लगभग 350 फिल्म्स में से 140 फिल्म, टू बी प्रिसाइज 138 फिल्म्स नागपुर से आई हैं, और 178 इन टोटल नागपुर मिला के 178 फिल्म्स विदर्भ से आई हैं। और ये सारी जो फिल्में हैं ये पूरे भारत से लगभग 65 सिटीज और 22 लैंग्वेजेस और एक फिल्म कनाडा से भी आई है। और कनाडा की फिल्म की यह विशेषता है कि जब नागपुर फिल्म फेस्टिवल अनाउंस हुआ तो हमारे काटोल के ही रहने वाले सर हैं अरविंद सर, वो अभी रहते हैं कनाडा में। उनको जब पता चला कि नागपुर में कोई फिल्म फेस्टिवल हो रहा है तो उन्होंने वहाँ से अपनी फिल्म, वो रहने वाले काटोल के हैं, तो उनको ऐसा लगा कि अपने एरिया में, अपने रीजन में कोई फिल्म फेस्टिवल हो रहा है तो मुझे अपनी फिल्म वहाँ भेजनी चाहिए। तो वो फिल्म उन्होंने कनाडा से हमारे तक भेजी है। उसमें कनाडा से उनका जो फीस था वो पे नहीं हो रहा था, उन्होंने कोऑर्डिनेट करके इंडिया से किसी के थ्रू वो पेमेंट करवाया, लेकिन फिल्म उन्होंने सबमिट करी। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तो नागपुर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पिछले 2 दिनों से, कुल 4 दिनों का ये आयोजन रहा। पिछले 2 दिनों में जो हुआ, जैसे 9 तारीख को एक स्क्रिप्ट राइटिंग सेशन हुआ जिसमें डॉक्टर लखेश्वर सर ने वो सेशन लिया। स्क्रिप्ट राइटिंग, महापुरुषों पर स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे किया जाए, इसका सेशन चंद्रवंशी सर ने लिया। और उसके बाद विंटेज प्रोजेक्टर पर कुछ विंटेज फिल्में, क्लासिक जो फिल्में हैं वो दिखाई गई। जैसे 9 तारीख को दिखाई गई दिलीप कुमार की प्रसिद्ध फिल्म नया दौर, और उसके बाद 10 तारीख को भी उसी प्रकार का कार्यक्रम रहा। पहले एक स्क्रिप्ट राइटिंग पर सेशन रहा और उसके बाद राज कपूर जी की फिल्म आवारा, इसका प्रदर्शन हुआ। और जैसे कि आप लोगों ने आते समय देखा होगा, हम जिस सभागार में अभी बैठे हैं उसका नाम है राज कपूर सभागृह। तो ऐसे ही राज कपूर को एक ट्रिब्यूट हमारी तरफ से, क्योंकि इस साल उनकी 100वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो एक ट्रिब्यूट के तौर पर आपने बाहर एक ट्रिब्यूट का सेक्शन देखा होगा। तो जो 4 फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं उनका इस साल सेंटेनरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें राज कपूर जी हैं, तपन सिन्हा जी हैं, मोहम्मद रफ़ी जी हैं, और मोहम्मद रफ़ी जी के उनके साथ हैं,
और हैं एक सेकंड, और श्याम बेनेगल जी और प्रभा अत्रे जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो भी उनको एक श्रद्धांजलि हमारी तरफ से नागपुर फिल्म फेस्टिवल की तरफ से हम लोग दे पाए, ऐसा एक आयोजन हमने किया। और उसी प्रकार 4 जो सभागृह रहेंगे, जैसे ये राज कपूर सभागृह, उसके बाद ऊपर जो फिल्म स्क्रीनिंग चलेगी वो प्रभा अत्रे सभागृह, जो हमारा गणित विभाग का जो सभागृह है रामानुजन सभागृह, उसको नाम दिया है श्याम बेनेगल सभागृह। और उसके बाद जो हमारा फार्मेसी का AK डोरले जो सभागृह है उसको नाम दिया है मोहम्मद रफ़ी सभागृह। तो इस प्रकार से इन जो बड़े लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनको एक ट्रिब्यूट दे सकें, ऐसी कोशिश नागपुर फिल्म फेस्टिवल से हम लोगों ने की है। और हमारा ये पहला प्रयास है, तो आप लोगों ने अभी तक हमें काफ़ी सपोर्ट किया और आगे भी हमारा सपोर्ट ऐसे ही आप रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, और हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते रहेंगे। बस एक छोटी सी बात, जो आज का हमारा कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज हमारा ये फेस्टिवल का इनॉग्रेशन, आप सब लोग जो एग्जीबिशन हमारा लगा हुआ है वो सब आप लोग देख सकते हैं, आप सभी के लिए खुला है। तो वो फेस्टिवल आप लोग देखिए, उसमें भारतीय सिनेमा का इतिहास आपको नजर आएगा, कुछ पुरानी नॉस्टैल्जिक वस्तुएं आपको उसमें नजर आएंगी। उसी के साथ अगला जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, इसी हॉल में छोटे बच्चों पर जो फिल्में आई हैं हमारे पास, चिल्ड्रन फिल्म्स जो आई हैं, उनका स्क्रीनिंग 1 से 2 बजे तक होगा। उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक मैं निदा, इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का स्क्रीनिंग होगा, जिसके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं श्री अतुल पांडे सर, और उनका उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री पे प्रश्न आंसर होगा। उसके बाद हमारा 4 बजे एक मास्टर क्लास होगा, सिनेमा संस्कृति का दर्पण, एक निर्देशक की दृष्टि से। तो ये मास्टर क्लास हमारा लेंगे श्री मिलिंद लेले सर। तो ऐसा आज का प्रोग्राम रहेगा। और बाकी 3 जो हमारे ऑडिटोरियम हैं उसमें लगातार फिल्मों की स्क्रीनिंग चालू रहेगी, तो आप लोग फिल्मों की स्क्रीनिंग का भी लाभ ले सकते हैं, और इस ऑडिटोरियम में हमारे जो पैनल डिस्कशन है, मास्टर क्लासेस हैं, उसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो इसी आशा के साथ बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत और धन्यवाद। To commence the inauguration ceremony, I kindly invite Dr. Prashant Bokare ji, to share their words of wisdom. मराठी या हिंदी कैसा? सबको मराठी समझ आती है ना? हाँ। सर्वप्रथम या चित्रपट महोत्सवाचा आणि कुठल्याही कलेची जी अधिष्ठात्री आहे त्या नटराजाला नमन करतो। मंचावर उपस्थित लोयाजी, राजकारणेजी, लिमयेजी, बरोबर आहे ना, लेलेजी, पांडेजी, आमच्या विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे राज्यपाल नामित सदस्य डॉक्टर समय बनसोडजी, आमचे स्टुडंट वेलफेअरचे डायरेक्टर खंडाळ सर, कविश्वर सर, मोईन सर, इफ आय करेक्टली रिमेंबर, कोरेटी सर, इतर आमच्या विद्यापीठाचे सर्व अधिकारी आणि ह्या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले धरमपीठ शिक्षण संस्थेचे ॲडव्होकेट औरंगाबादकरजी, इतर सर्व गणमान्य लोक आणि ज्यांचं चित्रपटावर मनापासून प्रेम आहे असे सर्व विद्यार्थी बंधू भगिनींनो, आजचा कार्यक्रम हा खरोखरच वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम आहे। कारण कुठल्या तरी विद्यापीठानं चित्रपट महोत्सव आयोजित करावा ही मला वाटतं महाराष्ट्रातली कदाचित पहिलीच घटना असेल। आणि मला अनेकांनी विचारलं की विद्यापीठाचा आणि चित्रपटाचा काय संबंध आहे। परवा मला वाटतं पत्रकारांनी समयजींना विचारलं की विद्यापीठाचा आणि चित्रपटाचा काय संबंध आहे। त्या दिवशी अनौपचारिकपणे मला एका दैनिकाच्या नागपूर एडिशनच्या चीफ एडिटरचाही फोन आला की म्हणे विद्यापीठाचा आणि चित्रपटाचा काय संबंध आहे। मी त्यांना सांगितलं त्यावेळेला की एखाद वेळा ज्यावेळेला मी या चित्रपट महोत्सवाच्या एखाद्या कार्यक्रमात जाईन त्यावेळेला म्हटलं मी ते सांगेन सविस्तरपणे, यू डोंट वरी।
तुमचे जर प्रतिनिधी त्यावेळेला असतील तर त्यांनी ते निश्चितपणे तुम्हाला कळवावं. कारण विद्यापीठाच्या नावात विद्या आहे. हे विद्यापीठ आहे, हे ज्ञानपीठ आहे. आणि चित्रपट ही एक विद्या आणि कला आहे. आपण 64 विद्या 64 कला म्हणतो. त्यापैकी एक कला ही दृकश्राव्य माध्यम आहे. आणि त्यामुळे विद्यापीठ हे अशा कुठल्याही प्रकारच्या कलेपासून, कुठल्याही प्रकारच्या विद्येपासून आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कुठल्याही प्रकारच्या अभिव्यक्तीपासून हे स्वतःला वेगळं ठेवू शकत नाही. त्यामुळे विद्यापीठाचा अंगभूत भाग सर्व कला, सगळ्या विद्या असल्यामुळे चित्रपट ही विद्या, चित्रपट ही कला सुद्धा विद्यापीठापासून वेगळी राहू शकत नाही. आणि त्याच्यामुळे तो विद्यापीठाचा अविभाज्य अंग आहे. हा भाग वेगळा आहे की नागपूर चलचित्र फाउंडेशन आमच्याकडे आला आणि मग आम्ही हा कार्यक्रम सुरू केला. उशीर झाला. विद्यापीठाला 100 वर्ष होऊन गेल्यानंतर आम्हाला जाग आली. पण आम्ही जागलो तर खरी, आम्ही जागे तर झालो. नाहीतर आमच्याकडे लोक आल्यानंतरही जर आम्ही झोपेचं सोंग घेऊन राहिलो असतो तर तो खरोखर प्रमाद घडला असता. आमच्या विद्यापीठाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचं, व्यवस्थापन परिषदेचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो. त्यांना धन्यवादही देतो की त्यांनी झोपेचं सोंग न आणता ते जागे झाले आणि विद्यार्थ्यांना मुक्त असताना त्यांच्या अभिव्यक्तीसाठी व्यासपीठ निर्माण करून दिलं. आणि म्हणून हा चलचित्र महोत्सव ह्या विद्यापीठामध्ये आयोजित झाला. आणि आताच आयोजित झाला असं नाही. माझं आवाहन आहे की नागपूर फिल्म फेस्टिवल हा दरवर्षी व्हावा. आणि केवळ दरवर्षी होऊन भागणार नाही. नागपूर फिल्म फेस्टिवल हा केवळ दरवर्षी होऊन भागणार नाही, तर 2 फिल्म फेस्टिवलच्या मधलं अंतर आपण कसं भरून काढणार आहोत. मला अजूनही आठवतं ज्यावेळेला वालचंदला मी माझं इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेत होतो, वालचंदला सतत काही ना काही कार्यक्रम सुरू आहेत. आमचा आर्ट सर्कल नावाचं एक संस्था होती, त्या संस्थेच्या मार्फत आम्ही करायचो. त्यावेळेला उंबरठा हा नवीन आलेला जब्बार पटेलांचा चित्रपट होता. तर एक कार्यक्रम असा होता की विद्यार्थ्यांनी उंबरठ्याचं समीक्षण करावं आणि त्या समीक्षणाची स्पर्धा होती. हिंदी चित्रपटाचं समीक्षण, नाटकांचं समीक्षण. त्यावेळेला अफलातून नावाचं विनय आपटेंचं अगदी नवकोरं नाटक आलं होतं. तर महाविद्यालयाने आमच्या अफलातून नाटकाचा प्रयोग महाविद्यालयामध्ये सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत ठेवला आणि 8 दिवसांनी त्याच्यावर अफलातूनवर समीक्षणाची स्पर्धा ठेवण्यात आली आर्ट सर्कलच्या मार्फत. प्राचार्यांनी काय म्हटलं त्याच्या उद्घाटनामध्ये, ते म्हणाले की कुठलाही चित्रपट असेल, कुठलंही नाटक असेल, हे समाजाचं दर्पण आहे. असं अनेकदा असंही होतं की चित्रपटातून गोष्टी समाजात जातात, पण बहुतेक वेळा असं होतं की समाजातून गोष्टी चित्रपटामध्ये येतात. अगदी तुम्ही 2 बिघा जमीन असेल किंवा मदर इंडिया असेल किंवा आजचेही चित्रपट बघा तुम्ही, समाजात ते पहिल्यांदा होतं. आणि आता काश्मीरवर चित्रपट आला, त्यानंतर केरळवर चित्रपट आला, समाजात पहिल्यांदा झालं. आणि त्या संवेदनशील दिग्दर्शकाला ते वाटलं की अरे हे केरळपुरतं किंवा काश्मीरपुरतं मर्यादित ठेवून चालणार नाही. ह्याचं माझं जे इंटरप्रिटेशन आहे, माझ्या संवेदनशील मनाने ह्यातलं जे काय टिपकासारखं टिपलं आहे त्याची मला अभिव्यक्ती करावी लागेल. आणि म्हणून सगळ्या समाजापुढे ते आलं. आणि ही अभिव्यक्ती होणं हे चित्रपट किंवा नाटक ह्या माध्यमाचं मोठं बलस्थान आहे. ही अभिव्यक्ती झाली नाही तर काय होईल. आपण अनेकदा बघतो विद्यार्थ्यांचे मोर्चे निघतात. का निघतात? ते हातात दगड घेतात. का घेतात? कारण अभिव्यक्तीचं व्यासपीठ नाही, अभिव्यक्तीचं साधन नाही. त्यांचा राग, व्यवस्थेवरचा रोष. आता विद्यापीठामध्ये आम्ही प्रत्येकी बघतो. त्या दिवशी आमची सिनेट झाली, अनेक सिनेट सदस्यांनी प्रश्न उचलले की विद्यार्थ्यांचे निकाल का वेळेत लागत नाहीत. त्यांना रिव्हॅल्युएशनमध्ये ते जर पास झाले तर त्यांना फी का मिळत नाही वापस त्यांची. त्याच्यात ते पहिल्यांदा नापास झाले आणि रिव्हॅल्युएशनमध्ये पास झाले, याचा अर्थ त्यांनी बरोबर सोडवलं होतं. व्यवस्थेने काहीतरी चूक केली आणि म्हणून त्या मुलाला आपण शिक्षा दिली. अनेकदा असंही होतं की पुढची परीक्षा येते तरी रिव्हॅल्युएशनचा रिझल्ट लागत नाही. मग ह्या सगळ्या प्रश्नांविषयी त्यांच्या मनामध्ये असणारा रोष हा ते कुठे व्यक्त करतील. आपण जर त्यांना व्यक्त करण्याचं साधन दिलं नाही, त्याला आपण ज्याला पर्गेशन ऑफ इमोशन म्हणतो. जसं आम्हाला JK देशमुख फुटबॉल शिकवायचे म्हणजे शाळेमध्ये, न्यू इंग्लिशमध्ये वर्ध्याला असताना. ते नेहमी म्हणायचे की ते 4 वाजता आमचा फुटबॉल तर सुरू आहे. ते नेहमी म्हणायचे की
आज दिवसभरात तुला एखाद्या शिक्षकाने रागवलं असेल, एखाद्याने मारलं असेल, तुझी चूक नसतानाही तुला मारलं असेल, तो सगळा राग ह्या फुटबॉलवर काढ. तुझा जो काय राग आहे त्या रागाची अभिव्यक्ती म्हणजे हा फुटबॉल आहे. ह्याला तू खिच्चून किक मार आणि गोल कर, संपला विषय. उद्या तू ही चूकच नाही करणार. उद्या कदाचित रागवले तर तुला माहीत आहे, तुला दिवसभर जरी शिक्षक रागवले तरी तुला माहिती आहे की तुझा राग कुठे काढायचा, भावनेचा निचरा, पर्गेशन ऑफ इमोशन कुठे करायचं हे तुला माहिती आहे. तसंच सिनेमा किंवा नाटक हे या भावनेचा निचरा करण्याचं साधन आहे. हा निचरा झाला नाही तर युवक हातात गोटे निश्चित, दगड निश्चित घेतील. म्हणजे मला त्या थोडंसं 1-2 मिनटं लांबवतो, जास्त नाही. MBBS, मुन्नाभाई MBBS नावाचा चित्रपट होता आणि त्या चित्रपटामध्ये म्हणजे त्या रेल्वे स्टेशनवरचा प्रसंग तुम्हाला सगळ्यांना आठवतो की नाही मला माहिती नाही. त्या संजय दत्तचे वडील ज्यावेळेला रेल्वे स्टेशनवर उतरतात त्यांचं कोणीतरी पाकिट मारतो आणि त्या पाकिट मारायला पकडतात आणि रेल्वे स्टेशनवरचे सगळे लोक त्या पाकिट मारायला मारतात. तर संजय दत्तचे वडील सुनील दत्तच होते, ते म्हणतात त्या पाकिट मारा लोकांना की अरे छोड़ो उसको, अपना और कहीं का फ्रस्ट्रेशन इस पे क्यों निकाल रहे हो. त्या लोकांना इतर ठिकाणी आलेली निराशा, इतर ठिकाणी आलेला क्रोध सगळ्या त्या पाकिट मारावर ते काढत असतात. तर त्यांना जर अभिव्यक्तीचं साधन मिळालं असतं, एखादा फुटबॉल मिळाला असता तर कदाचित त्या पाकिट मारावर तो सगळा राग. आणि असं समाजामध्ये प्रत्येकाला अनेक वेळा राग येत असतो, व्यवस्थेविषयी क्रोध निर्माण होतो, रोष निर्माण होतो. ह्या रोषाचं निचरा होण्याचं साधन म्हणजे नाट्य किंवा सिनेमा आहे. आणि यासाठी जर आपण योग्य प्रकारे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं नाही तर हा रोष व्यक्त कसा होईल. आणि हा जर मनामध्ये दबून राहिला तर निश्चितपणे त्याचं रूपांतर हातात दगड घेण्यामध्ये होईल, जाळपोळ करण्यामध्ये होईल. हे होऊ नये, हा भावनेचा निचरा व्हावा म्हणून विद्यापीठाने हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आणि ह्या 2 महोत्सवांमध्ये जसं म्हटलं की यावर्षी एक होता, एक पुढच्या वर्षी होईल. ह्याच्यामध्ये अनेक जे येणारे चित्रपट असतात, चांगले चित्रपट असतात, माइलस्टोन पिक्चर्स असतात. जसा नया दौर हा माइलस्टोन होता आणि ज्यांनी नया दौर बघितला असेल त्यांना लक्षात येईल की तो आजही तेवढाच रिलिव्हंट आहे. त्यावेळेला तो जो नायक असतो हा नायक टांगा चालवत असतो आणि जो खलनायक असतो तो बस आणतो गावामध्ये, की जी बस येण्यामुळे म्हणजे नवीन टेक्नॉलॉजी येण्यामुळे अनेक लोक बेरोजगार होणार असतात. तर हा त्या बसची आणि टांग्याची रेस लावतो आणि टांगा जिंकतो. ही नाट्यमयता आहे, त्याच्यातली तो भाग सोडून दिला पाहिजे. पण नवीन टेक्नॉलॉजी आणि जुनी टेक्नॉलॉजी ह्याच्यामधला संघर्ष, नाविन्य आणि जुनेपण ह्यातला संघर्ष हा आजही तेवढाच रिलिव्हंट आहे. आज आपल्याजवळ जी टेक्नॉलॉजी आहे, आपल्या सगळ्यांना भीती वाटतेच आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलं तर आपलं काय होईल. उद्या विद्यापीठाला कुलगुरूंची गरज राहणार आहे की नाही आहे, की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या आधारे विद्यापीठ चालेल आणि चांगलं चालेल कुलगुरूंपेक्षा. म्हणजे मानवी कुलगुरू ठेवण्यापेक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या द्वारे एक रोबो ठेवला तर विद्यापीठ आणखीन जास्त चांगलं चालेल. म्हणजे ही भीती, ही भावना प्रत्येक थरामध्ये आहे. शिक्षकांनाही वाटत असेल, प्राध्यापकांना वाटत असेल, IT इंजिनियर्सला वाटत असेल. म्हणजे काल परवा बोलताना समयजी पण होते, ते फार्मास्युटिकलचे सगळे लोक आले होते आमच्याकडे ते R&D सेंटर सुरू करण्यासाठी. ते असं म्हणाले की कंपनीचा व्हॉल्यूम जसजसा वाढत जातो, 1000 कोटीची कंपनी असेल तर ती कमी लोक एम्प्लॉय करते, 10 कोटीवाला 50 कोटीवाला 40 कोटीवाला हा जास्त लोक एम्प्लॉय करतो. कारण 1000 कोटीवाला टेक्नॉलॉजी लावतो, लहानाला ते शक्य नसतं, ॲफोर्डेबल नसतं, म्हणून तो जास्तीत जास्त काम लेबरकडनं करून घेतो, माणसांकडनं करून घेतो. तर ही भीती सतत जाणवत असते. नया दौर तेव्हाही रिलिव्हंट होता आणि वेगळ्या कारणामुळे नया दौर आजही रिलिव्हंट आहे. हे माइलस्टोन चित्रपट आहे आणि त्यावेळच्या दिग्दर्शकांनी, लेखकांनी त्यांची अभिव्यक्ती टांगा आणि बसमधनं केली. आज एखादा दिग्दर्शक उभा राहील आणि अँड्रॉइड टेक्नॉलॉजी आणि iOS टेक्नॉलॉजीचा AI टेक्नॉलॉजीसोबत कंपॅरिझन करून एखादा अद्भुत चित्रपट निर्माण करू शकेल. आज आपल्याला माहिती आहे की चित्रपटांमध्ये वास्तविक माणसं काम न करता सुद्धा चित्रपट तयार होऊ शकतात. परवाच्या दिवशी मी बघत होतो की किशोर कुमारचं गाणं, नवीन गाणं आलं किशोर कुमारच्याच आवाजामध्ये अगदी, आणि किशोर कुमारच गात होता. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे ते शक्य झालं तेव्हा. आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा याच्या आधीचाही प्रयोग 1942 लव्ह स्टोरी ह्या चित्रपटामध्ये R.D. बर्मन जिवंत नसताना R.D. बर्मननी संगीत दिलं होतं, आपल्याला आठवत असेल.
ते आर्काईव्ह वापरलं त्यामध्ये. अच्छा, रिलीजच्या आधी ते केलेलं होतं. त्यामुळे असे प्रयोग होतील. याच्या पुढे आर डी बर्मन नसतानाही आर डी बर्मन एखाद्या चित्रपटाला संगीत देतील. तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टींची भीती आपल्याला सतत वाटत असते आणि या भीतीचं अभिव्यक्ती ही कुठेतरी झाली पाहिजे. त्यासाठी चित्रपट आणि नाटक हे एक मोठं माध्यम आहे. समाजाच्या विचारकरण, समाजाचं प्रतिबिंब, समाजाचा आरसा हे माध्यम आहे. ह्या माध्यमाला विद्यापीठांनी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं हे मला वाटतं अतिशय संयुक्तिक आहे, मोस्ट रिलिव्हंट आहे, असं माझं व्यक्तिगत मत आहे. आणि म्हणून आम्ही कुणावरही आमचं मत लादलं नाही. व्यवस्थापन परिषदेने अतिशय मोकळेपणाने याला संमती दिली, त्याबद्दल व्यवस्थापन परिषदेचे धन्यवाद, अभिनंदन. आणि ह्या पुढेही ह्या नागपूर चलचित्र फाउंडेशननी आपले विविध कार्यक्रम विद्यापीठामध्ये करावे. विद्यापीठ हे समाजाचा आधारच झाला पाहिजे. आता गडचिरोलीला जसं आम्ही म्हणतो की दी एपिसेंटर ऑफ गडचिरोली डेव्हलपमेंट शुड बी गोंडवाना युनिव्हर्सिटी. गोंडवाना विद्यापीठातनं विकासाच्या नवीन नवीन कल्पना ह्या निघाल्या पाहिजे आणि त्या गडचिरोलीमध्ये त्याचं अंमलबजावणी झाली पाहिजे, इम्प्लिमेंटेशन झालं पाहिजे. तसंच कुठलंही विद्यापीठ हे समाजाच्या विकासाचं एपिसेंटर असलं पाहिजे. इथनं सगळ्या, ज्याला आपण हब अँड स्पोक मॉडेल म्हणतो, इथनं कल्पना निघाल्या पाहिजे. इथल्या विद्वानांनी, इथल्या विद्यार्थ्यांनी समाजाला नवीन नवीन कल्पना द्याव्या आणि त्याच्या आधारावर समाज विकसित व्हावा. म्हणजे असं होईल की समाजाला पूरक असा विकास जर करायचा असेल तर विद्यापीठ त्याचं केंद्र असावं. आणि त्यापैकी एक विकासाची बाब म्हणजे चित्रपट आणि नाट्य आहे. त्यासाठी विद्यापीठांनी आपलं व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं. याबद्दल विद्यापीठाच्या सगळ्या प्राधिकरणांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो. नागपूर चलचित्र फाउंडेशनचं विशेष अभिनंदन करतो, कारण हा सगळ्याच्या सगळा डोलारा हा युवकांनी आपल्या खांद्यावर पेलला होता. ह्याच्यात कोणीही आमच्यासारखे केस पिकलेले आणि दाढी पिकलेले म्हातारे नव्हते. हे युवकांनी आपल्या आधारावर उभं केलं. युवकांवर हा विद्यापीठाने टाकलेला विश्वास त्यांनी सार्थ ठरवला. त्याबद्दल मी त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो. आणि असेच उपक्रम वर्षभर राबवावेत. जे कोणते चित्रपट येतील, नाटक येतील. आता पुरुष नाटकाचं पुनरुज्जीवन झालं आहे. परवाच्या दिवशी मी एक बघत होतो की शरद पोंक्षे, स्पृहा जोशी आणि आणखीन एक कलाकार आहेत, चांगले कलाकार आहेत, दिग्दर्शक आहेत राजन ताम्हाणे. त्यांनी जयवंत दळवींची जन्मशताब्दी आता सुरू आहे. पुरुष नाटकाचं पुनरुज्जीवन झालं आहे. तर त्यावर ह्या पिढीला काय वाटतं? बलात्काराच्या समस्येवर पुरुष हे नाटक आहे, पुरुषी मानसिकतेवर पुरुष हे नाटक आहे. काय वाटतं? एखादा परिसंवाद नागपूर चलचित्र फाउंडेशननं घडवून आणावा. आणि केवळ त्यावरच नव्हे, इतरही. आणि त्यासाठी हे सभागृह, विद्यापीठाचं व्यासपीठ कायम त्यांना उपलब्ध जाईल, निःशुल्क उपलब्ध राहील. आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ह्या कलेच्या कवेमध्ये त्यांनी आणावं असं मी आवाहन करतो. आणि अतिशय सुंदर, ज्याला इलिगंट हा शब्द इंग्रजीमध्ये अतिशय प्रॉपर शब्द आहे, अतिशय सुंदर इलिगंट असं आयोजन केल्याबद्दल सर्व आयोजकांचं अभिनंदन करतो. आणि नागपूर विद्यापीठाला ही संधी दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. नमस्कार. Thank you so much, sir, for those inspiring words. Mr. Rajesh Loya ji, I humbly invite you to enlighten us with your wisdom. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर के सम्माननीय कुलगुरु डॉक्टर प्रशांत जी बोकारे, मंच पर उपस्थित माननीय मिलिंद जी, अतुल जी, अजय जी, उपस्थित सभी यूनिवर्सिटी के अधिकारीगण, चलचित्र फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता बंधु और युवा साथियों, वैसे तो एक अच्छा प्रेरणादायी हमारे सामने उद्बोधन हुआ है. आगे कुछ कहने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सर बता रहे थे कि ये अभिव्यक्ति है तो मन ही मन आया कि आज की पीढ़ी का जब चलचित्र पर हम प्रभाव देखते हैं तो उसको हम यदि आज की पीढ़ी का देखें और उस पीढ़ी को देखें तो चलचित्र का कितना प्रभाव पड़ सकता है. सिर्फ गानों के माध्यम से, नया दौर का ही गाना है, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संस्कार. अब ये
अभिव्यक्ति कोई युवती या स्त्री आज उस भाव में जाती है क्या? आज जो भाव है वो बराबरी का है। मतलब मैं और तू, मतलब पति और पत्नी, हम बराबरी के साथी हैं। उस वक्त की अभिव्यक्ति क्या थी? समाज का चित्रण, जैसा सर आपने कहा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, यानी अपने पति में संसार को ढूंढना, ये अभिव्यक्ति थी उस वक्त की। जो फिल्म होती है वो समाज का चित्रण तो प्रदर्शित करती है। एक पिक्चर थी जागते रहो, है मतलब जागते रहो, और उसमें जो हीरो है वो पूरे पिक्चर में कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोलता है, और रात को एक चाल में जब घुसता है तो शोर ये आता है कि कोई चोर घुस गया, और वो एक एक घर में छुपते हुए बाहर जब भोर होती है, सुबह होती, तब निकलता है। अब वो एक एक घर में जब घुस रहा है तो हर घर में, वो तो गरीब है, जो हीरो बताया उसको थोड़ा सा गरीब भी बताया है, तो हर घर में जहाँ पर हम कहेंगे कि सारी सुविधाएं अवेलेबल है, उस एक रात में उसने सब पूरा समाज का चित्र, परिवार का चित्र देखा। पति पत्नी के झगड़े, माँ बाप के आपस में झंझट, पैसे को लेकर विवाद, और ये सारा चित्रण उसमें है। और ये इसको नॉमेनक्लेचर चोर का दिया, ये बचते 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 तो निकल रहा है। आखिरी में एक बच्चा उसको बाहर करता है, और जब वो फ्लैट्स की में पूरा शोर होता है कि भाई चोर है यहीं पर कहीं, तो भी उस बीच में बचकर बाहर निकलता है और मंदिर के प्रांगण में पहुंचता है। तो नरगिस को दिखाया है कि वो उसको पानी की प्यास लगी है, तो पानी की प्यास, मतलब नरगिस को मालूम है कि इसके पीछे लोग भाग के कहीं आए और ये चोर होगा, लेकिन उसका ध्यान न रखते हुए एक प्यासा है, डरा हुआ है, इसको मैं क्या सांत्वना दे सकती हूँ उस स्थिति में। अब ये चित्रण है जागो मोहन प्यारे, और वो उसी में वो गाना है। सर आपने कुलगुरु की पदवी तो जो प्राप्त की ना, तो पढ़ाई के साथ बाकी भी काम करना जरूरी है, ऐसा ध्यान में आया। यानी ये सीखने लायक बात है। यानी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखना वो तो एक बात है, लेकिन सब तरफ क्या चल रहा है। मैं प्रदर्शनी में आपके साथ था, एक एक चित्र को देखकर उन्होंने बताया कि इसमें क्या विशेषता इस फिल्म की थी, और इसमें चित्रण, यानी उन्होंने बच्चों की तारीफ की है, जिसने भी उसकी पेंटिंग किया, जिसने उसका फोटोग्राफ निकाला, उनकी तारीफ की कि पूरे पिक्चर का जो भाव है ये इस पिक्चर में, इस तस्वीर में आ रहा है। और अभी जागो मोहन प्यारे आपने गाना भी याद दिला दिया। तो खास करके यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, तो हर बात में हमको अपना मतलब पढ़ाई के अलावा ध्यान देना चाहिए। विशेष करके ये जो फिल्म होती है, इसका समाज पर भी असर पड़ता है, इसका व्यक्ति पर भी असर पड़ता है, और आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको बनाने का माध्यम एक विद्या के अलावा, जैसा आपने कहा, कला जो होती है, और उसमें फिल्म, ये है, ऐसा मेरा भी मानना है। पहले के जो चित्र है, मतलब यहाँ से भी युवा बैठे हैं, देखिए और इसी बात को ध्यान में रख के देखिए जो सर ने हमारे सामने रखी, कि उसमें समाज में क्या चल रहा है उसकी अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति सिर्फ वो पीछे छोड़ नहीं देते, तो उसको ठीक कैसे करना है इसका भी उत्तर उसी फिल्म में मिलता है। आज जो फिल्म बन रही है, और ये पता नहीं मंच ठीक है कि नहीं कहना, लेकिन भारत के अंदर में भारत को तोड़ने की कोशिश यदि कहीं हो रही है, उसका एक माध्यम ये फिल्म भी है। तो तोड़ना कैसे? तो पारिवारिक कलह को दिखाना, पैसे को प्राधान्य देना, उपभोग की वस्तु समझकर, और फिर वो पिक्चर में सारी बातें बताई जाती है। तो वो जब एक युवा देखता है, युवती देखती है, तो उसके मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि लड़का जो है, मैं लड़कों से माफ़ी चाहता हूँ, लड़का जो है वो जिम जाता है, अपनी बॉडी को पूरी वो वैसी बनाता है जैसी वो फिल्म में देखता है, लेकिन जब कोई लड़की या युवती मुसीबत में आती है तो उसको बचाने के लिए वो नहीं, तो बल्कि कोई दुबला पतला लड़का या रिक्शे वाला वही दौड़ के आता है और उसको बचाता है।
अभी जिम वाला कहाँ रहता है मालूम नहीं, मतलब थोड़ा सा कभी आप लोग भी इसको देखिए, मतलब ये मेरा दृष्टिकोण है देखने का, लेकिन अनेक बार ये देखा है इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ। तो हिम्मत और ताकत ये जिम जाने से नहीं आती, वो शिवाजी महाराज को पढ़ने से आती है, राणा प्रताप को पढ़ने से आती है। अब ये चित्रण जो है ये फिल्मों के माध्यम से होगा। हम अनेक बार कहते हैं कि अभी यानी अनुशासन जो है उस अनुशासनहीनता दिखती है, और सड़क पे तो बहुत दिखती है। ठीक कैसे करें? कोई स्कूल और कॉलेज का एजुकेशन खराब हुआ क्या? तो नहीं हुआ, वहाँ तो शिक्षक वही हैं, पढ़ाई भी वही है और ज़्यादा अच्छी है, व्यवस्थाएं बहुत है, फिर अनुशासन और आदर कहाँ चला गया? ये सोचने वाली बात है। और इसको ठीक कौन करेगा? अब चला तो गया, ठीक कौन करेगा? तो अब यहाँ युवतियाँ बैठी है, युवकों के लिए मैंने कहा, युवतियों के लिए भी कहता हूँ, यानी सिग्नल पर नहीं रुकना ये एक बहादुरी का विषय है। मोटरसाइकिल पे जब युवा बैठा होता है तो सिग्नल पे रुक गया, और पीछे उसके यदि कोई मित्र रहे और वो भी मतलब युवती रहे तो उसके सामने तो फिर दिखाना ही है कि मैं सिग्नल पे नहीं रुकता, रॉन्ग साइड काट के निकलता हूँ, ये देखो मेरी हिम्मत है। अब ये हिम्मत यहीं तक सीमित है, उसके बाद नहीं। अब पता नहीं क्या हुआ, वो आज भी इसी मंतव्य में है, मन में है उनके, कि ऐसा करते हैं तो लड़कियां प्रभावित होती है। अब लगता भी है, क्योंकि ऐसे लड़के के पीछे लड़की बैठी हुई दिखती है, मतलब कोई अन्यथा ना ले। अब यदि समाज को ठीक करना तो कैसे करना? तो मैंने एक बार एक कार्यक्रम में कहा कि जिस दिन ये युवतियां सोच लेवे कि जिनके साथ में बैठी हूँ, मित्र है मेरा, लेकिन एक दो बार चांस देना पड़ता है, तो एक दो बार तो चांस दे दिया और वो सिग्नल तोड़ के निकला। तीसरी बार यदि फिर वो निकलता है तो वो उसको प्रेम से रोके कि भाई आगे का रास्ता तुम निपटाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। कारण पूछो तो बताओ कि तुम तो अनुशासन जानते ही नहीं हो, तुम मुझे कहते हो कि आई विल टेक केयर ऑफ यू, आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप तो अनुशासन रहना नहीं चाहते। ये जो वेरी मतलब वो केयरिंग वाला जो शब्द है ना, वो बड़ा लूजली आजकल यूज होता है। सर, ही इज़ वेरी केयरिंग, शी इज़ वेरी केयरिंग। अब ये केयरिंग वाला युवक जो है, जो कहता है कि मैं जीवन भर तुम्हारा, वो कहता तो वही नहीं जीवन भर तुम्हारा साथ, हम दोनों शादी करेंगे, तुम्हारी पगार अलग हमारी पगार अलग, और फिर जो है मेरी मिल बैठ के और खर्चे बांट लेंगे, ये बातें होती है। लेकिन केयरिंग का मतलब क्या होता है? जो आदमी अनुशासन में नहीं है, जिसको पता नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है, आज सारे कानून तोड़कर वो निकलता है, तो कल आपके साथ भी मॉरलिटी के स्टैंडर्ड पे वो कितना खरा उतरेगा। उसको कानून तोड़ने की आदत है, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब ये सारे विषय, अब ये चलचित्र फाउंडेशन, नागपुर चलचित्र फाउंडेशन का सच में धन्यवाद दूंगा मैं, नागपुर यूनिवर्सिटी के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद दूंगा कि ऐसे विषय को लेकर एक ग्रुप बना हुआ है नागपुर में, जो कि जिन्होंने लिस्ट आउट किया है कि समाज के कौन से विषय फिल्म में आने चाहिए और क्यों आने चाहिए। तो मनोरंजन का क्षेत्र तो फिल्म है ही, लेकिन बच्चों पर भी प्रभाव उसका पॉजिटिव सकारात्मक पड़े। तो देश की स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है, व्यक्ति की स्वयं की स्थिति क्या है, इन सब का चित्रण ठीक से हो, खराब चित्रण बहुत ज़्यादा ना हो, जो भी हो वो समाज को सही दिशा में ले जाए। तो जो भी हमारी टीम होगी, नाम से तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने सेलेक्ट किया है। इट्स नॉट यानी ऐसा नहीं है कि ये एंटरटेनमेंट फिल्म फेस्टिवल है। इसके पीछे जैसा कि बताया था एमओसी ने कि 2 महीने से प्रयास चालू है। प्रयास किस बात के हैं? तो नॉट ओनली अरेंजिंग द मतलब स्टार्स और ये जो बाकी वो नहीं है, तो उसमें एक विषय को सोच कर रखा गया है। ऐसे ही हुआ ना सर, एक विषय जो मुझे बताया, एक विषय कि इस विषय पर भी फिल्म बने, मतलब ऐसे पिक्चरें बने और बनाने वालों को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि कहीं फंड्स की कमी होती है, कहीं पे कलाकार नहीं मिलते, कहीं कुछ मिलते, और फिर बाद में सब यही यदि पूछेंगे कि आज जो चलने वाली फिल्म है उसी में मैं काम करूंगा या करूंगी, तो वो बदलाव जो हम लाना चाहते नहीं होगा। तो इस फेस्टिवल के माध्यम से ऐसे कलाकारों को एक मंच मिला है जो समाज की अभिव्यक्ति, कविता कौन अच्छी लिख सकता है? तो जिसने पूरा जीवन एक बड़े महल में रहकर और एक एसी केबिन में रहकर कितना भी सोच लेवे,
वो कविता कभी भी पब्लिक को नहीं भाएगी। कविता लिखने वाला समाज के बीच का व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखे, चाहे वो प्रेम की लिखे, चाहे कोई भी लिखे, वीरता की लिखे, उसकी कविता कभी भी ज़्यादा चलती है। तो इस फिल्म फेस्टिवल में भी जो चलचित्र आए हैं, जो जानकारी मुझे मिली है, तो ऐसे ही छोटे छोटे गांव से, बड़े बड़े शहरों से छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने, यानी कलाकारों ने फिल्मों को बनाने के लिए और उस विषय पर अपना प्रयास किया है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका आपने, और सर आपका तो विशेष धन्यवाद देना पड़ेगा कि एक नागपुर के माध्यम से पूरे भारत को नई दिशा कि विश्वविद्यालय में क्या हो सकता है सीखने के दृष्टि से। विद्या और कला का संगम, एक नया पायंदा आपने यहाँ से डाला है, तो आपका तो विशेष मैं मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबके लिए सीखने की बात आपने मतलब यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो रखी है, और चलचित्र फाउंडेशन ने भी अपना सहयोग इसमें दिया है। मैं अनेक शुभकामनाओं के साथ जो यहाँ पर जिन्होंने फिल्में बनाई हैं और वे आए भी हैं, कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं जिन्होंने जो मेहनत कर रहे हैं, अनेक मतलब शुभकामनाओं के साथ सभी को और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार। Now, we would like to present before you the launching of our song, very melodiously sung by Mrs. Shruti Baiwar Gade. Dear guests, we would like you all to sit there itself and enjoy the melodious and inspiring song. Yes, sir, there itself. Yes, sir. उठो जागो और चलो चलो, रुको नहीं, हम रुके नहीं। सृजन की राह है, मंजिल तक थको नहीं, हम थके नहीं। Awake, arise, don't stop, करे कला के अनूठे आविष्कार। कल्पना को आओ करे साकार, चलचित्र कला का है ये उत्सव। नागपुर फिल्म महोत्सव, नागपुर फिल्म महोत्सव, a unique creativity carnival। नागपुर फिल्म फेस्टिवल, नागपुर फिल्म फेस्टिवल। संविधान का हो सम्मान, गौरवशाली इतिहास का मान। संस्कृति महान अपनी पहचान, महापुरुष हमारे देश की शान। इतिहास को पुनः सजीव बनाए, लेट्स डू इट। निडर भविष्य की नींव बनाए, लेट्स डू इट। तकनीक और रचनात्मकता का अलबेला आनंदोत्सव। नागपुर फिल्म महोत्सव, नागपुर फिल्म महोत्सव, a unique creativity carnival। नागपुर फिल्म फेस्टिवल, नागपुर फिल्म फेस्टिवल। कोई भी विषय मौलिक निर्माण, महिला बाल युवा कल्याण। जागरण कथा गाथा पुराण, संदेश सकारात्मकता का प्रमाण। अपनी क्षमता विकसित करे, लेट्स डू इट। उन्नत भारत निश्चित करे, लेट्स डू इट। है बुलंद युवा सृजनात्मकता का दर्पण यह चित्रोत्सव। नागपुर फिल्म महोत्सव, नागपुर फिल्म महोत्सव, a unique creativity carnival। नागपुर फिल्म फेस्टिवल, नागपुर फिल्म फेस्टिवल। Now, I call upon Ms. Zui Haridas to purport the vote of thanks.
Good afternoon to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on behalf of the whole team of Nagpur Film Festival. I express my heartfelt gratitude to Dr. Prashant Bokare ji, Mr. Rajesh Loya ji, Mr. Atul Pandey ji, Mr. Milind Lele ji, Mr. Ajay Rajkarne ji, Dr. Samay Bansod ji, Dr. Vijay Khanda ji, who despite their busy schedule has found time to grace this occasion. Now we will begin with the screening of children films in Raj Kapoor Sabhagriha. So I request you all to enjoy this film festival and immerse yourself in the artistic and cultural experiences it offers. Have a wonderful day ahead. Thank you. अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं Excuse me. शुभ स्वागतम् अथ The screening of children films is going to be screened over here itself. So those who want to see it, just please take your seats. मङ्गलमङ्गलं हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम्
अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम्
हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम्
अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम्
हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम्